दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेबर लॉ 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे और एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कौन कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है और इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेबर लॉ 1 में मेनली दो एक्ट की चर्चा की जाती है। फर्स्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड सेकेंड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं टॉपिक नंबर 1 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है और ना ही शॉर्ट क्वेश्चन आया है। टॉपिक नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर लॉ, जो हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए यह टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3 ये दोनों ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से रिलेटेड है और इन दोनों टॉपिक्स को अगर देखा जाए तो इससे लगभग 50 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आ जाता है, जिसमें टॉपिक नंबर 2 दिस इज ट्रेड यूनियन, जिसके अंतर्गत आपको डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन के बारे में बात की जाती है। इससे अक्सर देखा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार से टॉपिक नंबर 2 हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और आने की संभावना है। टॉपिक नंबर 3 दिस इज इम्यूनिटी इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल लायबिलिटी। इस टॉपिक से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, और कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन खुद ब खुद उसमें तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखना है 20 मार्क्स का। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3 से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। टॉपिक नंबर 4 से लेकर के टॉपिक नंबर 8 तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उसके बारे में चर्चा की गई है, जिसमें टॉपिक नंबर 4 है इंडस्ट्री कंसेप्चुअल एनालिसिस। और हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 4 से शॉर्ट क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन लगातार पूछा गया है 22, 21, 20, 2010 तक आप देख सकते हैं। ये हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। टॉपिक नंबर 5 है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इंडिविजुअल डिस्प्यूट। इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है, कभी कभार 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें आया है। और इनफैक्ट आप देख सकते हैं 2014 में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा गया है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं 2014 के फर्स्ट टर्म में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आया है, तो 2014 के सेकेंड टर्म में एक लॉन्ग क्वेश्चन आया है। 2013 में यहाँ एक लॉन्ग और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया है, मतलब 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो अगर कुल मिला के कहा जाए तो टॉपिक नंबर 5 हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है, जबकि टॉपिक नंबर अगर 6 हम लोग देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन। यहाँ से वर्कमैन की डेफिनेशन पूछी जाती है और आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है कि एग्जामिन कीजिए द पर्सन इज वर्कमैन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, चाहे 2022 हो, 21, 20। और इनफैक्ट आप देख सकते हैं पूछने का क्रम कुछ इस प्रकार है कि समटाइम्स केवल एक ही क्वेश्चन 20 मार्क्स से पूछा जाता है, तो समटाइम्स 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है एक साथ। जैसे आप देख सकते 2016 में 2 क्वेश्चन पूछा गया, 2015 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक से आपका 20 मार्क्स पक्का कवर होता है और लॉन्ग क्वेश्चन के दृष्टिकोण से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कीजिएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो ही जाएगा। एंड आपका अगर लक अच्छा रहा तो माइट भी 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। टॉपिक नंबर 7 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, खास करके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर एज फॉर शॉर्ट क्वेश्चन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 22, 21, 20 लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जबकि शॉर्ट में क्वेश्चन 2020 के बाद से पहले 2022 से पहले 17, 15, 14 इससे पहले लगातार पूछा गया था।
एंड टॉपिक नंबर 7 इज स्ट्राइक एंड लॉकआउट। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है और आएगा। 20 मार्क्स मिनिमम है, 30 मार्क्स आ सकता है, समटाइम्स 40 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है। अब टॉपिक नंबर 7 और 8 को मिला करके कुछ डिफरेंसेस को लेकर के क्वेश्चन आता है और ये डिफरेंसेस है क्लोजर, लॉकआउट एंड ले ऑफ को लेकर के। यहाँ से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका फिक्स है और यहाँ से ये क्वेश्चन पक्का आता है, डिफरेंसेस। टॉपिक नंबर 8 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से 30 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। कैसे, ये देखते हैं हम लोग। लगातार आप देख रहे हैं 22, 21, 20, 10 तक आपको क्वेश्चन आता रहा है। लॉन्ग के लिए आपको इंपॉर्टेंट है ही। शॉर्ट में हम लोग देखते हैं समटाइम्स यहाँ से 3 क्वेश्चंस आया हुआ है 2010 में, जबकि 2010 में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया। अगर दोनों का एडअप करें तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 2010 में आया है। टॉपिक नंबर 8 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 8 ये हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन टॉपिक नंबर 7, अगर आप ये 3 टॉपिक करते हैं तो 90 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आराम से हो जाता है और 7 और 8 को मिलाकर के अगर ये टॉपिक आप करते हैं 100 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। रेस्ट अपने मार्क्स को सिक्योर करने के लिए आप टॉपिक नंबर 3, 4, 5, 6 को देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आने की संभावना है और क्या क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। टॉपिक नंबर 1 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको होता है। टॉपिक नंबर 2 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है, साथ में डेफिनेशन के बारे में चर्चा की जाती है और पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। खास करके जो सेक्शन 2H में आपको दिया हुआ है एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। एंड समटाइम्स क्वेश्चन ये भी आता है कि जुडिशरी के द्वारा इसे इंटरप्रेट करने के लिए क्या क्या अप्रोच अपनाई गई है, किस किस केसेस में इसके बारे में चर्चा किया गया है। जैसे रंगास्वामी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन 1962 का केस है, इसमें आपको ट्रेड यूनियन को इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई है। देन उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से पूछा जाता है कि व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज टू रजिस्टर ट्रेड यूनियन, एलिजिबिलिटीज के लिए क्या हो सकती है। और ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए। जब ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो जाता है तो उसके कैंसिलेशन का ग्राउंड क्या हो सकता है, और यदि ट्रेड यूनियन में कुछ डिस्प्यूट अगर होता है तो सेक्शन 10 के तहत कैसे रजिस्ट्रार उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है या विड्रॉ कर सकता है या कैंसिल कर सकता है उसके रजिस्ट्रेशन को। देन उसके बाद पावर ऑफ रजिस्ट्रार से क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है, जिसमें खास करके ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द ग्राउंड जिसके बेसिस पर रजिस्ट्रार किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर सकता है, और आखिर इस पावर का एक्सटेंट क्या हो सकता है, इस पावर का नेचर क्या हो सकता है। साथ में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ट्रेड यूनियन अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है लेकिन रजिस्ट्रार उससे रिफ्यूज कर देता है। रजिस्टर करने से इन सच कंडीशन आपको चेक करना होता है, वैलिडेट करना होता है कि जो रजिस्ट्रार ने किया है दैट इज लीगल और इलीगल एज पर द प्रोविजन एंड द केस लॉज। देन उसके बाद कोई भी ट्रेड यूनियन अगर रजिस्टर्ड होता है तो उसके पास सबसे बड़ा पावर होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, जिस पर कि क्वेश्चन आता है। अब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे रंगास्वामी वाला ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देखते हैं यहाँ पर क्या आपको पूछ रहा है, ट्रेड यूनियंस पावर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग आ गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो आपको मैंने बताया। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैंसिलेशन के लिए, विड्रॉल के लिए, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, पावर ऑफ रजिस्ट्रार, पावर ऑफ रजिस्ट्रार, पावर ऑफ रजिस्ट्रार, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन, पावर ऑफ रजिस्ट्रार, पावर से क्वेश्चन लगातार है। और ये रहा आपका रंगास्वामी वाला। इस तरीके से आप जब इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो पाएंगे जो टॉपिक आपको बताया गया है बस उसे ही आप तैयार कर लेंगे, उससे आपका ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और लगभग 30 मार्क्स आपका यहाँ से आ जाएगा। नाउ टॉपिक नंबर 3, इम्यूनिटीज क्रिमिनल एंड सिविल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्यूनिटी में जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है क्वेश्चन स्कोप से, एक्सटेंट
कहाँ तक आपको जा सकता है। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक आपकी क्रिमिनल लायबिलिटीज़ को लेकर के, दूसरी सिविल लायबिलिटीज़ को लेकर के। क्रिमिनल लायबिलिटीज़ की चर्चा सेक्शन 17 में की गई है, जबकि सिविल लायबिलिटीज़ की चर्चा सेक्शन 18 में की गई है। और ये जो भी इम्यूनिटी होता है, ये इम्यूनिटी अनकंडीशनल नहीं होता है, इस पर क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद सिविल जो आपकी इम्यूनिटी होती है, तो आपको मालूम ही है कि जो सिविल लॉ जो होता है वो दो तरह का होता है, एक आपका टॉर्ट से रिलेटेड होता है, दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है। इसी कारण सिविल इम्यूनिटी भी टॉर्टियस लायबिलिटी के लिए होता है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है। तो आपको बताना होगा कि वो लीगल प्रोविजंस क्या है इम्यूनिटी को लेकर के, और साथ में जो इम्यूनिटी सेक्शन 18 का दिया गया है, इस पर क्वेश्चंस काफ़ी आपको आता है। बस इतना सा ही ये टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, और इस टॉपिक से आपको मालूम है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूछा गया है रजिस्ट्रार आपको क्या कर दे रहा है, रिफ्यूज़ कर दे रहा है रजिस्टर करने के लिए। ये ऊपर वाले सेक्शन का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है अटैक करता है एम्प्लॉय, इसको लेकर के जो आपकी क्रिमिनल लायबिलिटीज़ होती है उस पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटीज़ अंडर सेक्शन 17, इससे क्वेश्चन है। यहाँ 7 गलती से लिखा गया है, ये 17 आपका हो जाएगा। इम्यूनिटी अंडर 17 दैट इज़ क्रिमिनल लायबिलिटीज़ के लिए आपका है। स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ इम्यूनिटी वो आपका आ जाता है। ऐसे ही करके आप देखेंगे जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, वो भी सेम उस पे ही आपका है। लाइक आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है इस क्वेश्चन में, यहाँ देखिए डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल इम्यूनिटी, लीगल प्रोविजंस इन प्रोटेक्टिंग अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन फ्रॉम सिविल एक्शन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन लायबिलिटी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सिविल एंड क्रिमिनल एक्शन। जो भी क्वेश्चन होगा वो इससे ही रिलेटेड होगा, आप इसे चेक कर सकते हैं आराम से। तो ये आपका समाप्त होता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का। अब इसके बाद टॉपिक नंबर 4 से चालू होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का। तो सबसे पहला जो चैप्टर होता है दैट इज़ इंडस्ट्री, जिसमें आपका व्हाट इज़ इंडस्ट्री, इसके कॉन्सेप्ट और इसका एनालिसिस के बारे में आपको चर्चा किया जाता है। तो इंडस्ट्री के डेफिनेशन को पहले बताता है जो 2J में आपको है। अब किसी भी इंडस्ट्री के नेचर के आधार पे या फिर किसी भी वर्क एक्टिविटीज़ के आधार पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि वेदर इट इज़ इंडस्ट्री और नॉट। जैसे क्या कोई स्कूल इंडस्ट्री हो सकता है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो सकता है, वो वर्क के नेचर पे डिपेंड करता है, उसके बारे में चर्चा किया जाता है। इस टॉपिक में बेंगलोर वाटर सप्लाई केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बिकॉज इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के बारे में चर्चा किया था। और ये ट्रिपल टेस्ट होता है इस बात को रिमाइंड करने के लिए कि क्या कोई एक्टिविटी इंडस्ट्री के डेफिनेशन के अंदर आता है या नहीं आता है। देन उसके बाद एग्जामिन किया जाता है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री है या नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री है या नहीं है। खाकी स्पिनिंग मिल पे केस है जिसमें आपको ये देखा जाता है कि क्या ये इंडस्ट्री है या नहीं है। ये सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। देन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा है और 20 मार्क्स का क्वेश्चन उससे आता है। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी कॉलोनी में एक आपको क्लब सेटअप किया गया है, तो क्या वो क्लब जो है उसका एक पर्पस है, उस पर्पस के तहत ही क्लब सेटअप किया गया है, तो क्या वो इंडस्ट्री के श्रेणी में आएगा। क्या एम्स जैसा मेडिकल इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री की श्रेणी में आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या इंडस्ट्री कहला सकता है। कोई लॉ फॉर्म जहाँ पर कि लॉ से रिलेटेड काम होता है, क्या वो लॉ फॉर्म इंडस्ट्री कहलाएगा। कोई फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी हो या पोस्ट ऑफिस और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, तो क्या उसे हम लोग इंडस्ट्री कह सकते हैं तो किस बेसिस पे कह सकते हैं, और अगर नहीं कह सकते हैं तो उसका क्या बेसिस है, उसके लिए क्या केस लॉ है, ये सारा का सारा इसमें आपको देना होगा। तो बेसिकली 3 तरह का इसमें क्वेश्चन हुआ। पहला आपको डेफिनेशन को लेकर के, किसी भी एक्टिविटीज़ के नेचर को लेकर के, बेंगलोर वाटर सप्लाई ये केस आप जरूर पढ़ लेंगे। एंड देन उसके बाद इसके बेसिस पर प्रॉब्लम पूछा जाता है कि कौन सा इसमें इंडस्ट्री के कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। देन टॉपिक नंबर 5 अपना होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इंडिविजुअल डिस्प्यूट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
जिससे कि मेनली लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिस साल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उस साल शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ओह सॉरी, उससे पहले हम लोग टॉपिक नंबर 4 का क्वेश्चन देख लें कि क्या जो हम लोगों ने देखा उतना आपको इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए हॉस्पिटल का आपका केस आपको आएगा, जिसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया एग्जामिन एंड डिसाइड द पोजीशन ऑफ हॉस्पिटल एज इंडस्ट्री इन लाइट ऑफ डिसीजन इन बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड। ये आपका इम्पॉर्टेंट केस है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको आ गया खाकी मिल क्या इंडस्ट्री है। देन फिर यहाँ बेंगलोर वाटर सप्लाई केस से रिलेटेड पूछा गया है कि इस केस का चर्चा करते हुए बताना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंडस्ट्री की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। देखिए 18 में भी क्वेश्चन पूछा गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को लेकर के, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के, लॉ फर्म को लेकर के, एम्स को लेकर के, क्या ये इंडस्ट्री के कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री अंडर सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। देन ट्रिपल टेस्ट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ दिया है। बेंगलोर वाटर सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंगलोर वाटर सप्लाई ट्रिपल टेस्ट फिर पूछा गया है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, 3 ही तरह का क्वेश्चन जो आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। चलिए अब लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वर्सेस इंडिविजुअल डिस्प्यूट। ये एक अच्छा टॉपिक है, और इस टॉपिक से मैंने पहले बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही आता है, और जिस वक्त लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है उतने ही मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसमें मेनली आपको जानना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, इंडिविजुअल डिस्प्यूट क्या होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो 2K में दिया गया है, इंडिविजुअल डिस्प्यूट 2A में दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें आपको डेफिनेशन के बारे में जानना है, एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का और इंडिविजुअल डिस्प्यूट का, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, और आखिर ऐसा वो क्या सर्कमस्टांसेस हो सकता है जब इंडिविजुअल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो सकता है। इस पर क्वेश्चन बराबर आता है। देन जब आप डेफिनेशन देखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, उसमें लास्ट में एक वर्ड लिखा गया है एनी पर्सन। जब आप 2K आप पढ़ेंगे उसमें लास्ट में लिखा गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में एनी पर्सन। इस एनी पर्सन का मतलब क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। देन थ्योरी ऑफ स्पॉजल इसमें लगता है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपको आता है कि कैसे आपका एक स्कूल में एक टीचर को निकाल दिया जाता है। अब आपको ये बताना है कि क्या स्कूल इंडस्ट्री है, अगर है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है, और अगर वो सपोज इंडस्ट्री है तो क्या टीचर वहाँ पर एज ए वर्कमैन के रूप में होगा या नहीं होगा। अगर वर्कमैन होगा तभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आपका होगा। तो उसके बेस पे क्वेश्चन आपका होता है, ठीक है, कि स्कूल टीचर है प्राइमरी सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी का, उसका किस प्रकार से आपको बताना है कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा या इंडिविजुअल डिस्प्यूट आपका होगा। किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कोई पर्सन है उसको लेकर के है, ये पब्लिक यूटिलिटी के फील्ड में कोई पर्सन काम कर रहा है उस चीज़ को लेकर के है। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, और इस टॉपिक से क्वेश्चन 20 मार्क्स का आराम से आ जाता है, इतना नंबर आप ला सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सेक्शन 2S में इसके बारे में डेफिनेशन दिया गया है। इनफैक्ट पहले आप इसका क्वेश्चन देख लें। कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आ गया क्वेश्चन, एसेंशियल कंपोनेंट्स क्वेश्चन आ गया। देन आप देख सकते हैं सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट में बिकम एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्या सर्कमस्टांसेस है आपको बताना है। डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इंडिविजुअल डिस्प्यूट क्वेश्चन आपको आया हुआ है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, करना आसान है आपके लिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, जितना आपको बताया गया है उतने से ही ये क्वेश्चन आ रहा है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन।
कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन से ये समझ के चलिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ब्लू में किया गया था, ऊपर आपने अगर देखा होगा तो। अब सबसे पहले इसमें कहाँ से क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन बनता है, वर्कमैन का डेफिनेशन जो 2S में दिया गया है वो आपको बताना है, और इसी के बेसिस पर आप देखेंगे इसमें 3 केसेस है दिया हुआ, और उसी के बेस पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है कि क्या टीचर वर्कमैन के डेफिनेशन में आता है, MR वर्कमैन के डेफिनेशन में आता है, इस तरीके का आपका होता है। तो मेनली इसमें क्या हो गया, जो क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन को लेकर के, सेकंड रिलेशनशिप को लेकर के, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशन है, मास्टर सर्वेंट का रिलेशन कैसे इसमें स्टैब्लिश होता है वो आपको बताना है। देन आपको प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले आपको ये कहा जाता है कि आपको एग्जामिन करना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन, और उस डेफिनेशन के बेसिस पर आपको बताना है कि क्या फॉलोइंग इम्प्लाइज या फॉलोइंग पर्सन उस वर्कमैन के कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। जिसमें जैसे आप देखेंगे कि किसी मिल में मैनेजरियल पोस्ट पर कोई पर्सन अगर काम कर रहा है मैनेजरियल कैपेसिटी में, तो क्या वो पर्सन वर्कमैन के डेफिनेशन में आएगा, नहीं आएगा। वो आप कैसे नहीं आएगा, डेफिनेशन आप देखिए समझ में आ जाएगा। कारपेंटर किसी जेल में अगर काम कर रहा है तो क्या वो उसमें आएगा। कोई पायलट अगर हवाई जहाज उड़ा रहा है तो क्या वो वर्कमैन में आएगा, आएगा कैसे, क्या वो स्किल्ड लेबर में आता है, अनस्किल्ड में आता है, किस में आता है, वो आप देख सकते हैं। MR जो है क्या वो वर्कमैन के डेफिनेशन में आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसके लिए हमारे पास केस है, इस केस को आप पक्का देखें। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि सारे केस का निचोड़ दिया हुआ है। एक टीचर वर्कमैन के कैटेगरी में आएगा, नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, वो आपको मिलेगा इस केस में। देन एक प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन वो वर्कमैन कैटेगरी में आएगा। इन सारे चीज़ों का क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। एक इंजीनियर अगर एज ए क्लर्क के रूप में काम करता है तो क्या वो वर्कमैन के कैटेगरी में आएगा, और यदि वो सेल्स ऑफिसर के रूप में काम करता है तो क्या वो वर्कमैन की कैटेगरी में आएगा। अगर आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। केस लॉ के बेसिस पर और उसके लॉजिक एंड प्रोविजन के बेसिस पर आपको इसका आंसर देना है, जो कि बहुत ईजी है। देन नेक्स्ट जो इसमें आपको पूछा जाता है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को बताना है, मीनिंग को बताना और डिफरेंस को बताना है। आपको मालूम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है, आप एम्प्लॉय हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब क्या हुआ, कंट्रेक्चुअल वर्क है। वो आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको, बहुत इजी है। इनफैक्ट आप देखिए क्वेश्चन चालू ही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस 2.22 में क्या मतलब है, हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। क्वेश्चन आपको आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। लगातार क्वेश्चन आपको है, और जो आपको बताया गया था कि कौन आपको इस कैटेगरी में आपको आता है नहीं आता है, देन उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि एज पर द डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2S ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन आपको वर्कमैन के कैटेगरी में आपको आता है। एक टीचर आपको आता है, क्या डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सेल्स ऑफिसर आपको आएगा, सेल्स ऑफिसर हो गया तो मुश्किल आपको हो जाता है। कारपेंटर, ठीक है, ये मिस्टर जो है तेजस्वानी जो है शुगर मिल में एम्प्लॉय होते हैं एज ए मैनेजर कैपेसिटी, क्या उसमें आपको आएंगे। प्रोफेसर मेडिसिन आएंगे, आर्किटेक्ट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जहाँ भी होगा डाउटफुल रहेगा, याद रखिएगा। पायलट आएंगे। देन उसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन आपको सेम, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आप इन 3 केस को पढ़ लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन करना आसान है। 20 मार्क्स आपका इजी वे में आ जाएगा। इट इज़ नॉट अ बिग डील। देन बहुत सेम क्वेश्चन है, लगातार आप देखते जाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है टीचर इन अ प्राइमरी स्कूल। 3 क्वेश्चन आपको 3 केस लॉ पढ़ना है, और उन 3 केस लॉज के बेसिस पे आपका ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 7 दैट इज स्ट्राइक एंड लॉकआउट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सबसे पहली बात क्या है, स्ट्राइक आपको मालूम है कि वर्कमैन के तरफ से होता है, जबकि लॉकआउट एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। मतलब एम्प्लॉय की तरफ से स्ट्राइक होता है, एम्प्लॉयर की तरफ से लॉकआउट होता है। तो आखिर स्ट्राइक का डेफिनेशन क्या है, जो कि आपका 2Q में दिया हुआ है। इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है वो आपको बताना है। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास राइट है स्ट्राइक करने का, ये आपको बताना है। राइट टू स्ट्राइक, क्या
आईडीए में दिया हुआ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कहीं दिया है, कहाँ दिया है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप स्ट्राइक करते हैं तो इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, अगर ये स्ट्राइक इलीगल होता है या लीगल होकर के भी अनजस्टिफाइड होता है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, इसके बारे में बताना है। सेम थिंग लॉकआउट के बारे में बताना है। डेफिनेशन, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर ये लॉकआउट आपका इलीगल रहे तो उस कंडीशन में या अनजस्टिफाइड है उस कंडीशन में क्या होता है, क्या एम्प्लॉयर को कुछ पे करना होता है। देन जो क्वेश्चन आपको हमेशा आता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन इस चैप्टर का बेस है। अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास है तो इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको है, लीगल स्ट्राइक में बी अनजस्टिफाइड एंड इलीगल स्ट्राइक में बी जस्टिफाइड। ये कैसे है इसको आपको डिटरमाइन करना है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है और इसी के बेसिस पे सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। छोटा सा मैं यहाँ पर आप लोगों को हल्का झलक देना चाहूँगा इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। देखिए, स्ट्राइक जो होता है वो आपका दो तरीके का होता है। फर्स्ट आपको जो तरीका होता है दैट इज़ लीगल स्ट्राइक एंड सेकेंड जो होता है दैट इज़ इलीगल स्ट्राइक। ये लीगल स्ट्राइक भी जो है वो दो तरीके का होता है, एक जस्टिफाइड स्ट्राइक एंड सेकेंड अनजस्टिफाइड स्ट्राइक। इलीगल स्ट्राइक भी जो होता है वो दो तरीके का होता है, जस्टिफाइड स्ट्राइक और अनजस्टिफाइड स्ट्राइक। अब होता क्या है, अगर जो भी स्ट्राइक इलीगल है तो ये मान के चलिए उस इलीगल स्ट्राइक में कभी भी एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं मिलेगा, नो कंपनसेशन, नो सैलरी, नथिंग। अब अगर लीगल स्ट्राइक अगर रहता है तो आपको चेक करना है वो जस्टिफाइड है या नहीं है या अनजस्टिफाइड है। अगर अनजस्टिफाइड है तो उस केस में भी नहीं मिलेगा, सिर्फ जस्टिफाइड के केस में मिलेगा। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे आपको इस तरीके से देखना है कि क्या वो स्ट्राइक लीगल है या इलीगल है। जैसे ही वो इलीगल होता है वहां पर एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर लीगल होता है तो आपको चेक करना होगा जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, बहुत इजी आपके लगेगा। लीगल स्ट्राइक में भी अनजस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड आपका हो सकता है, एंड इलीगल स्ट्राइक में भी जस्टिफाइड, इलीगल स्ट्राइक जो है जस्टिफाइड आपका हो सकता है। तो अब इसका रिजल्ट आपको क्या होता है दोनों कंडीशन में, कि अगर अनजस्टिफाइड है लीगल स्ट्राइक तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, इलीगल स्ट्राइक जो है वो भी जस्टिफाइड है तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है जबकि एम्प्लॉय को कुछ मिलता है स्ट्राइक पे, और वो आपका केस क्या है, लीगल होना चाहिए और जस्टिफाइड होना चाहिए। इसमें से कोई भी अगर एलिमेंट मिसिंग होगा एम्प्लॉय को कंपनसेशन या सैलरी, वेजेस कुछ भी नहीं मिलेगा। आप देखिए क्वेश्चन आपको इस पे ही आया हुआ है, राइट टू स्ट्राइक अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। देन आपको राइट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू स्ट्राइक क्वेश्चन आपको आ चुका है। और जब आप सेक्शन 20 पढ़ेंगे तो एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है और ये टॉपिक ईजी टॉपिक भी है, ठीक है, कि कोई भी स्ट्राइक जो होता है वो आपका लीगल स्ट्राइक तभी होता है जब वो सेक्शन 10(3), 10A के 3 में, सेक्शन 22 और 23 में फॉल नहीं करता है तो वो स्ट्राइक लीगल स्ट्राइक होगा, अदरवाइज वो इलीगल स्ट्राइक होगा। 22 में आपका होता है जितने भी यूटिलिटी सर्विसेज होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस है, अगर उस कंडीशन को आप अगर फॉलो नहीं करते हैं तो वो इलीगल स्ट्राइक कहलाएगा, वो आप देख लीजिएगा। देन आपको ये 27, 28 में पेनल्टी के बारे में चर्चा किया गया है। 25, 26 में ये किया गया है कि किसी स्ट्राइक या लॉकआउट को इंड्यूस किया जाता है तो उस केस में क्या पेनल्टी या फाइन आपको है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको चर्चा है, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक है, आप देख लीजिएगा। स्ट्राइक, अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको आता है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्कर पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्राइक विद स्पेशल रेफरेंस टू द क्वेश्चन ऑफ वर्कर एंटाइटलमेंट टू वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्राइक, ठीक है। वो आपको क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। डिस्क्राइब द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ स्ट्राइक एज डिफाइंड इन 2Q में क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, आपको मिल जाएगा, 3-4 आपको इंग्रेडिएंट्स है, आंसर आपका वहाँ से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको आ गया, लीगल स्ट्राइक में भी अनजस्टिफाइड एंड इलीगल स्ट्राइक में भी जस्टिफाइड, डिस्कस द लीगल वैलिडिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू स्ट्राइक इन इंडिया। क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। राइट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्ट्राइक के लिए
देन फिर अगेन अ लीगल स्ट्राइक, सेम क्वेश्चन आपको आ गया है। राइट गवर्नमेंट, सेम आपका क्वेश्चन आपको है। इसमें आपको सिचुएशन दिया गया है कि ये सिचुएशन होता है जिसमें कि आपको फिर से वेरीफाई करना होगा, एग्जामिन करना होगा कि ये लीगल स्ट्राइक है या इलीगल है। अगर लीगल है तो क्या ये जस्टिफाइड, अगर जस्टिफाइड है तो ही वर्कर को कंपनसेशन मिलेगा, वर्कमैन को कंपनसेशन मिलेगा। ये आपका हो जाएगा, बहुत इजी है, इसे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो है बिल्कुल प्रॉब्लम बेस्ड है, सिंपल है, आराम से हो जाएगा। देन अब हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 8 पे, मतलब 7 और 8 से इसको मिला करके जो है एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। दिस इज, ये समझिए कि क्वेश्चन आउट हो चुका है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सिक्योर है यदि आप लॉकआउट, ले ऑफ और क्लोजर के बारे में जानते हैं। इन 3 चीज़ों के बारे में आप जान लीजिए, जानना बहुत ईजी है। लॉकआउट सेक्शन 2 के एल में दिया हुआ है, जबकि आपको ले ऑफ जो है सेक्शन 2 ट्रिपल के में दिया हुआ है, और क्लोजर जो है 2CC में दिया हुआ है। रिट्रेंचमेंट जो कि आपका 200 में आपको है। तो सबसे पहला क्या है कि इन तीनों में डिफरेंसेस, क्वेश्चन बराबर आपको आता है, या ले ऑफ और क्लोजर के बीच में क्या डिफरेंसेस है, या इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। इससे क्वेश्चन 10 नंबर का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता ही आता है। आप ये देख लीजिए 22 में डिफरेंस बिटवीन लॉकआउट एंड क्लोजर, ले ऑफ, लॉकआउट एंड क्लोजर, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है, ये क्वेश्चन आउट है समझिए, और ये क्वेश्चन आएगा, आराम से ये क्वेश्चन आप करके जाएं। अब आते हैं टॉपिक नंबर 8 पे, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। बहुत इजी टॉपिक है, ये भी 3 ही शब्दों का खेल है। इसके कॉन्सेप्ट को जान लीजिए और बस केस लॉ पढ़ लीजिए। केस लॉ थोड़ा ज़्यादा है बट बहुत इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका है ये भी। इसमें आपको मेनली जानना है, क्योंकि आप देखेंगे क्लोजर के बारे में आप ऊपर ही पढ़ चुके होंगे। ले ऑफ में आपको जानना है डेफिनेशन, ले ऑफ का इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, प्रीरिक्विजिट्स ऑफ ले ऑफ क्या होता है, पावर ऑफ ले ऑफ नॉट इनहेरेंट इन डेफिनेशन, कि ले ऑफ का जो पावर है वो उसके डेफिनेशन में इनहेरेंट नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। रिट्रेंचमेंट से बेसिकली, इस टॉपिक से रिट्रेंचमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आता है, उसके डेफिनेशन को लेकर के, कॉन्सेप्ट को लेकर के, जुडिशियल प्रेसिडेंस को लेकर के आपको आता है। और अगर मान लीजिए किसी पर्सन को इलीगली आप उसे हटाइए, आप उसे जो है टर्मिनेट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू रिट्रेंचमेंट, कैसे इस चीज़ के बारे में आपको बताना होता है। या और यदि किसी पर्सन को इलीगल रिट्रेंचमेंट के तहत निकाल दिया गया है तो उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, इस पर क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। लॉ रिलेटिंग टू ले ऑफ कंपनसेशन, प्रीरिक्विजिट आ गया, सारा चीज़ वही है, बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आई होप इट वुड बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू एंड यू वुड बी फीलिंग कि ये टॉपिक्स और ये क्वेश्चंस आराम से आप लोगों से हो जाएगा। पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ाई चालू कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।